सामने सुनो, मेरा नाम फ़हीम महबूब है। मैं केसीसी मेंबर हूँ और एक मल्टीनेशनल में काम करता हूँ और एक्सेल टैक्स और सैप की टीचिंग भी करता हूँ। इसके साथ साथ एज ए कंसल्टेंट भी हूँ। तो आज जो लेक्चर्स है स्पेशली वो उसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो रिसेंट जो चेंजिंग्स आई हैं फाइनेंस बिल में 2019-20 में, तो उसके ऊपर काफ़ी जो चेंजिंग्स हैं, काफ़ी जो टैक्सेशन का काफ़ी एरिया है उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस आई हैं। तो इसके ऊपर ऑन रिक्वेस्ट ऑफ सम स्टूडेंट्स, most of the students, I have recorded this lecture to highlight the income tax and sale tax changing in the recent budget. After that जो इसके ऊपर जो चेंजिंग होंगी, जो ऑलरेडी जिन स्टूडेंट्स ने ये लेक्चर ऑलरेडी लेक्चर कोर्स कवर कर चुके हैं उनको जो इसके अपडेटेड स्लैब्स के मुताबिक या अपडेटेड जो टैक्स रेट्स हैं उनके मुताबिक जो लेक्चर्स है वो आपको मैं टाइमली शेयर कर लूँगा। बाद में आप मुझे व्हाट्सएप या मुझे कॉल पे इन्फॉर्म करें तो आपको उसका जो लिंक है जो अपडेटेड वो मैं आपको शेयर कर दूँगा। प्लस जो उसके नोट्स हैं और एक्सेल की जो प्रैक्टिकल फाइल्स हैं जिनमें फार्मूला वगैरह सारे अपडेट्स हैं वो आपको मैं इसके बाद लेक्चर के बाद मुझे इन्फॉर्म करें, फिर मैं आपको शेयर करता हूँ। अच्छा, आज जो लेक्चर्स है उसमें अगर हम यहाँ देखूँ तो यहाँ पे जो फाइनेंस बिल है तो उस पर दो तरह की चेंजिंग था। वैसे टेक्निकली तो इसमें 3-4 एरिया कवर होते हैं, जैसे इनकम टैक्स में चेंजिंग्स है, सेल टैक्स में है, फेडरल एक्साइज ड्यूटीज़ हैं और इसके अलावा कस्टम वगैरह का जो पोर्शन है वो भी चेंज है। तो अभी जो हम पहला जो इस लेक्चर है, इस लेक्चर में जो हम कवर करेंगे वो चेंजिंग देखेंगे जो इनकम टैक्स के अंदर आई हैं चेंजिंग्स। तो आइए इसको हम देखते हैं कि पहला पॉइंट जो सबसे पहले इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइलर एंड नॉन फाइलर एंड आल्सो द सेपरेट रेट्स आर अबॉलिश इन द एंड इंक्लूड इन द 10th स्केड्यूल। एक नया स्केड्यूल इंट्रोड्यूस किया गया है जिसको उन्होंने पहले इससे पहले 9 स्केड्यूल थे, तो अब नया स्केड्यूल एक इंट्रोड्यूस किया गया है 10th स्केड्यूल। यानी कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जब हमने लेक्चर लिए थे तो वहाँ पे मैंने आपसे डिस्कस किया था कि स्केड्यूल्स को यानी कि इनकम टैक्स को रीड कैसे करना है, लॉ को रीड कैसे करना है, क्योंकि टेक्निकल जो चीज़ है स्टूडेंट्स को जिसमें अभी भी कन्फ्यूजन है वो ये है कि उनको, क्योंकि जो अंडरस्टैंडिंग है, जो टेक्निकल वर्ड्स हैं जो लॉ में दिए जाते हैं उसको समझना, उसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सम टाइम उसकी डायरेक्शन डिफरेंट होती है और उसका जो मीनिंग है वो डिफरेंट है, तो इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखें तो कॉन्सेप्ट ऑफ फाइलर एंड नॉन फाइलर एंड आल्सो द सेपरेट रेट्स आर अबॉलिश्ड एंड इंक्लूड इन द 10th स्केड्यूल, कि जो फाइलर और नॉन फाइलर का पहले कॉन्सेप्ट था इसको उन्होंने ख़त्म कर दिया है। यानी कि ATL यानी एक्टिव टैक्स पे लिस्ट का एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, जो लेटर ऑन हम जब मैं इनकम फ्रॉम सैलरी और एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न हम देखेंगे तो उसमें 10th स्केड्यूल के ऊपर मैं डिस्कस करूँगा इन डिटेल कि उसमें कौन कौन सी चेंजेस आई हैं। तो पहली चेंजिंग क्या थी कि नॉन फाइलर एंड फाइलर का जो वर्ड हम यूज़ पहले करते थे, अब वो क्या है कि ATL एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में अगर नाम है तो वो एक्टिव है, अगर नहीं है तो वो इनएक्टिव है। तो इस तरह की जो दो चीज़ें हैं, यानी कि नॉन फाइलर और फाइलर का जो वर्ड है ये एक मतलब काफ़ी देर से एक एम्फसिस कर रहा था लोगों के, जी नॉन फाइलर है या फाइलर है, तो इसलिए उन्होंने कुछ डायरेक्शनल चेंजेस किए हैं कि इस वर्ड को ही ख़त्म करके ATL का वर्ड इंट्रोड्यूस किया गया एक्टिव टैक्स पे लिस्ट का। उसके बाद अगला जो पॉइंट था दूसरा, द रेट फॉर द पर्सन नॉट अपीयरिंग इन द एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, यानी कि पहले उसने फाइलर, पहले वो वर्ड यूज़ किया करता था कि फाइलर नॉन फाइलर का, कि जो बंदा फाइलर नहीं है उसके लिए रेट, तब उसने कि इस डायरेक्शन को किस तरह चेंज किया है, द रेट फॉर द पर्सन नॉट अपीयरिंग इन द एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट इज़ टू बी इंक्रीज बाय 100% ऑफ द एप्लीकेबल रेट्स। अब इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ कि फॉर एग्जांपल हमने सेक्शन डिस्कस किया था 153 पेमेंट्स ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें हमने वेंडर्स को जब पेमेंट करनी है तो अगर वो एक वेंडर है, फॉर एग्जांपल मैं वेंडर हूँ और आप कंपनी है, तो जब मैं आपको सर्विस गुड्स सप्लाई कर रहा हूँ, इन केस ऑफ गुड्स आपको सप्लाई कर रहा हूँ, तो जब आप मुझे पेमेंट करेंगे तो जो एज़ पर ओल्ड स्ट्रक्चर मुझे, अगर मैं फाइलर हूँ तो मेरा 4% टैक्स विदहेल्ड करेंगे, अगर मैं नॉन फाइलर हूँ तो लास्ट टैक्स ईयर में हमने शायद देखा था कि 6.5% टैक्स था। तो इस केस में अब उसने क्या किया है कि उसने ये कहा है कि द रेट फॉर द पर्सन नॉट अपीयरिंग इन द एक्टिव टैक्स पे लिस्ट इज़ टू बी इंक्रीज बाय 100%, कि अगर कोई फाइलर नहीं है यानी कि एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में नहीं आ रहा तो वो 4% से जो 6.5 था पहले, अब उन्होंने डबल कर दिया कि कोई भी अगर एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में नहीं आ रहा, कोई भी विदहोल्डिंग टैक्स में, तो उसका जो नॉर्मल रेट है उसको मल्टीप्लाई 2 से कर लें तो 100 टाइम, यानी कि अगर 4% पहले रेट था तो अब कितना है 8% है, यानी कि फाइलर के लिए इनडायरेक्टली जो रेट है वो कम है और जो नॉन फाइलर हैं यानी कि जिनके एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में नाम नहीं आ रहा उनके रेट डबल है, 4 से वो 8 हो गया। इसी तरह अगर सर्विस के केस करें तो अगर कंपनी के लिए पहले 8% था तो अब 16 हो गया, अगर इंडिविजुअल के लिए पहले सर्विस का जो रेट 10% था अब कितना है 20 हो गया। उसके बाद न्यू रेट्स फॉर टैक्सेशन ऑफ CGT कैपिटल गेन फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी आर इंट्रोड्यूस, के यानी कि
जो डिफरेंट रेट्स थे, स्लैब थे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, ऑलरेडी हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी कि वो जो रेट हैं वो रिवाइज कर दिए गए हैं। लिमिट ऑफ होल्डिंग पीरियड फॉर द पर्पज ऑफ एग्जम्पशन ऑन कैपिटल गेन्स फ्रॉम इमूवेबल प्रॉपर्टीज enhanced from existing 3 year to 8 year for open plot and 4 year in case of कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी की, यानी कि जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है उसमें कुछ चेंजेस इन्होंने किए हैं। ए न्यू टैक्स क्रेडिट इज इंट्रोड्यूस फॉर एम्प्लॉइंग फ्रेश ग्रेजुएट कि अगर कोई फ्रेश ग्रेजुएट अगर आप हायर कर रहे हैं तो उसके ऊपर कुछ टैक्स क्रेडिट, एनुअल टैक्स क्रेडिट अलाउ किया जाएगा। यानी कि थोड़ा सा जो जॉब फ्रेश ग्रेजुएट हैं उनके इंटर्नशिप या जॉब के ऊपर गवर्नमेंट ने थोड़ा सा एक टैक्स हॉलीडे दिया है कि इसको और आप करते हैं तो आपको टैक्स क्रेडिट मिल सकता है। ये सारी चीज़ें हम एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न में ऑलरेडी देख सकते हैं। लेकिन अब जो टैक्स क्रेडिट की कुछ चीज़ें हैं, पहले जो 5-6 हमने पढ़ी थी, अब उसमें जिसने एक फुल टाइम टीचर है तो उसको 50% टैक्स क्रेडिट था। तो इसी तरह अगर एक फ्रेश ग्रेजुएट को अगर आप हायर कर रहे हैं, कोई कंपनी हायर कर रही है तो वो उसके ऊपर भी टैक्स क्रेडिट दिया जाएगा। इसके जो रेट है वो ऑलरेडी जो रिटर्न है उसके अंदर मेंशन है, यानी कि एक डिफरेंट एक पूरा इसका एक सेक्शंस है इंट्रोड्यूस किया गया है जिसके ऊपर उसने बताया है कि किस तरह इसको टैक्स क्रेडिट को कैलकुलेट करना है। Moreover, the rate for tax credit for the tax year is reduced to 5% from the existing 10%। कि अगर जो 5% इन्होंने इनडायरेक्टली जो टैक्स क्रेडिट पहले 10% मिलता था, अब कितना कर दिया 5%, यानी कि रेट को रिड्यूस कर दिया गया। Restriction are introduced on purchase of immovable property exceeding Rs 5 million and any other asset exceeding 1 million otherwise than through cross check, cross demand draft, pay order और अदर बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट के 5 मिलियन तक जो प्लॉट है वो आप उसको ले सकते हैं। अगर इसके ऊपर जाएंगे तो आपको क्रॉस चेक, डिमांड लेटर, यानी कि बैंकिंग चैनल थ्रू प्रॉपर चैनल आपको पेमेंट करनी होगी। इसी तरह एसेट के केस में रिस्ट्रिक्शन क्या है कि 1 मिलियन तक एसेट ले सकते हैं, इसके ऊपर अगर जाएंगे तो आपको प्रॉपर क्रॉस चेक देना पड़ेगा। एन अमाउंट इक्वल टू 75% ऑफ द डीलर मार्जिन, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसके ऊपर एक सेपरेट एक लेक्चर में पूरा इस टॉपिक के ऊपर पूरा एक लेक्चर इंशाल्लाह इसके बाद मैं एक रिकॉर्ड करूँगा, क्योंकि ये नॉर्मली काफ़ी प्रोडक्ट्स जो थर्ड स्केड्यूल में आ चुकी हैं तो उसके ऊपर ये काफ़ी लोगों के कॉन्सेप्ट, इवन कुछ प्रोफेशनल्स हैं उनके भी कॉन्सेप्ट इसके ऊपर क्लियर नहीं है कि उसको कैसे लेके चलना है। अमाउंट इक्वल टू 75% ऑफ डीलर मार्जिन टू बी एडेड in the income of the person engaged in making supplies of product listed in the third schedule of the Sale Tax Act 1990 under the dealership agreement if such person is not appearing in the active taxpayer list। कि थर्ड स्केड्यूल की अगर वैसे तो हमने सेल टैक्स में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, इनकम टैक्स में भी देखा हुआ है। थर्ड स्केड्यूल में वो आइटम्स हैं सारी FMCG हैं जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर को, जिनके जो पेरिशेबल आइटम है, जल्दी जिनकी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल शैम्पू है, डिटर्जेंट हैं, सोप्स हैं, आइसक्रीम्स हैं, लिक्विड्स हैं, जूसेस हैं, उसके अलावा जो टिश्यू पेपर्स हैं और इसके और ये जितनी भी मेडिकल प्रोडक्ट्स हैं, उसके अलावा आइसक्रीम्स हैं, ये ब्रेड है, काफ़ी इतनी लंबी लिस्ट ऑफ आइटम्स ऑलरेडी हमने डिस्कस की हुई है कि अगर वो ये थर्ड स्केड्यूल की जब भी बात हो तो एक लंबी लिस्ट ऑफ आइटम है उसकी ओर बात कर रहा है। क्योंकि ये नॉर्मल क्या होता है कि जितने भी थर्ड स्केड्यूल की आइटम्स हैं, ये छोटी छोटी आइटम्स हैं, तो ये डीलरशिप के थ्रू प्रोसेस की जाती है, यानी कि मैन्युफैक्चरर चीज़ बनाता है, उसके बाद वो डीलर को सेल करता है और डीलर आके सब डीलर को या एंड कंज्यूमर को सेल करता है। यहाँ पे उसने ये कहा है अमाउंट इक्वल टू 75% ऑफ डीलर मार्जिन टू बी एडेड इन द इनकम ऑफ द पर्सन एंगेज इन मेकिंग सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट लिस्टेड इन द थर्ड स्केड्यूल ऑफ द सेल टैक्स एक्ट 1990 अंडर द डीलरशिप एग्रीमेंट इफ सच पर्सन नॉट अपीयरिंग इन द एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है कि एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट दो तरह की है, एक इनकम टैक्स की है, यानी कि जब एनुअल इनकम टैक्स फाइल की जाती है, एक है सेल टैक्स के अंदर कि अगर एक कंपनी ने अपना STR नंबर लिया है और वो अपनी मंथली सेल टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रही तो इसका मतलब उसका एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट जो सेल टैक्स की है उसमें उसका नाम नहीं आएगा। उसने ये कहा है कि अगर कोई भी डीलर डीलरशिप एग्रीमेंट के अंदर थर्ड स्केड्यूल की आइटम ऐसे बंदे को या ऐसी कंपनी को सेल कर रहा है, ऐसे सब अगर डीलर को सेल कर रहा है कि जिसका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है, किसकी लिस्ट, सेल टैक्स की और इनकम टैक्स की, दोनों की उसने बात की। यहाँ पे अगर आप देखें तो उसने लिंक क्या किया है, सेल टैक्स एक्ट 1990, ठीक है, कि ये सेल टैक्स के अंदर उसका नाम नहीं है, सेल टैक्स की जो लिस्ट है उसके ऊपर उसका नाम, यानी कि इनडायरेक्टली उसका STR नंबर भी होना चाहिए और वो अपनी कंप्लाइंस भी पूरी करे, यानी कि अपनी रिटर्न भी फाइल कर रहा हो, कौन सी, सेल टैक्स रिटर्न।
कि अगर वो आप सेल कर रहे हैं डीलरशिप एग्रीमेंट में थर्ड स्केड्यूल की आइटम, उस डीलर को या उस कस्टमर को जो जिसका नाम एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में नहीं है, किसकी, सेल टैक्स के अंदर, तो उसके मार्जिन का 75% आपकी इनकम में ऐड बैक हो जाएगा। एग्जांपल मैं देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं मैन्युफैक्चरर हूँ और आप क्या हैं, एक डीलर हैं। तो आपको एक चीज़ मैं सेल कर रहा हूँ, उसके ऊपर मैं आपको 1000 प्रॉफिट दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल एक जूस का पैट है, उसके ऊपर मैं 1000 रुपये आपको प्रॉफिट दे रहा हूँ। अब वो ये कहता है कि अगर तो आप अनरजिस्टर्ड हैं तो मेरा क्या होगा कि 1000 का 75% कितना है, 750 रुपये वो मेरी इनकम में ऐड बैक हो जाएगा। यानी कि पहले ये होता था कि गवर्नमेंट पुश करती थी नीचे वाले रिटेलर्स को या डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर्स को कि अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं, किस में, टैक्स में। अब वो उसने ये सारी लाइबिलिटी ट्रांसफ़र कर दी है मैन्युफैक्चरर को कि अगर तुम सेल करोगे अनरजिस्टर्ड को तो तुम्हारी इनकम के अंदर इसका 75% जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ऐड हो जाएगा। अब इसके ऊपर मैन्युफैक्चरर ने क्या करना है, आप इनकम टैक्स देना है। हमने एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न में कंपटीशन ऑफ ट्रेडिंग कंपनी और मैन्युफैक्चरर देखा था कि वहाँ पे जो अगर आपकी इनकम में कोई चीज़ ऐड होगी तो उसके ऊपर आपने टैक्स देना है। यानी कि हायर ऑफ का क्राइटेरिया अप्लाई होगा कि टैक्सीबल प्रॉफिट का 29%, मिनिमम टैक्स 1.5% जो इस पीरियड में चेंज हो गया, या 17% ऑफ कॉर्पोरेट अल्टरनेटिव टैक्स। इन तीनों में से जो हायर है वो हमने पे करना है। तो जब आपकी इनकम में 75% आपके कस्टमर का भी ऐड हो जाएगा प्रॉफिट मार्जिन, तो ऑब्वियसली आपकी इनकम बढ़ जाएगी। तो उस हाई इनकम के ऊपर मैन्युफैक्चरर ने हाई टैक्स देना है। यानी कि इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ने ये एक पॉलिसी डिज़ाइन की है, स्ट्रेटजी बनाई है कि जब चीज़ फैक्ट्री से निकले तो जो मैन्युफैक्चरर है वही सारी चीज़ें सिक्योर कर ले, कि वो जिसको सेल करे उसी को सेल करे जो टैक्स नेट में है, और जिसको वो अगर वो टैक्स नेट के बाद सेल करेगा तो उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी, यानी कि उसकी इनकम में एडबैक होगा 75%। तो उसने एक प्रेशर बिल्ड कर दिया किसके ऊपर, मैन्युफैक्चरर के ऊपर। तो इसके ऊपर एक सेपरेट लेक्चर, इस पूरी एक टॉपिक के ऊपर सेपरेट लेक्चर मैंने रिकॉर्ड करूँगा कि स्टार्ट से लेके मैन्युफैक्चरर से लेके एंड कंज्यूमर तक इसकी सप्लाई चेन किस तरह है, किस तरह मार्केट रिटेल प्राइस, मतलब प्रिंटेड जो रिटेल प्राइस है, यानी कि जितनी थर्ड स्केड्यूल की आइटम है उसकी हर एक बॉक्स ऊपर प्राइस प्रिंट होती है। अगर आप कहीं मार्केट में जाएं और आप टिश्यू का एक बॉक्स लेते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट ये है, वैल्यू विदाउट जीएसटी ये है, और जीएसटी ये है, टोटल अमाउंट ये है। तो इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर है जो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ आपको मैं दिखाऊंगा कि मैन्युफैक्चर से एंड कंज्यूमर तक चीज़ें कैसे मूव होती हैं और उसकी डबल एंट्री कैसे हैं और उसकी रिकॉर्डिंग कैसे है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। अच्छा, ये जो इसने जो वर्ल्ड यहाँ पे जो चेंजिंग यहाँ पे थर्ड स्केड्यूल में की है, ये पहले, इससे पहले नहीं थी। तो इसलिए उसने प्रेशर बिल्ड किया है मैन्युफैक्चर के ऊपर। उसके बाद आता है द लिमिट ऑफ फॉरेन रिमिटेंस फॉर द पर्पज ऑफ अनएक्सपेंड इनकम और एसेट्स इज रिड्यूस टू Rs 5 मिलियन फ्रॉम एग्जिस्टिंग। पहले ये था कि बाहर से अगर 10 मिलियन तक पैसे आ रहे हैं तो आपको वो पूछा नहीं जाता था। तो अब वो अगर 5 मिलियन से ऊपर आएंगे तो फिर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि जी ये कहाँ से पैसे आए हैं। आगे ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर सैलरी इंडिविजुअल इज फिक्स है 30 सितंबर फ्रॉम एग्जिस्टिंग 31 अगस्त। पहले 31 अगस्त था, अब 30 सितंबर उसका एक माह बढ़ा दिया उन्होंने। पेमेंट ऑफ रॉयल्टी रेजिडेंट पर्सन इज लाइबल विद होल्डिंग टैक्स एट द रेट ऑफ 15%। 15% रॉयल्टी के ऊपर विद होल्डिंग टैक्स एप्लीकेबल हो गया है। उसके बाद इशुएंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट आफ्टर कंडक्टिंग एन ऑडिट इज़ टू बी मैंडेटरी बिफोर इशुएंस ऑफ एन असेसमेंट ऑर्डर। पहले ये था कि अगर आपको कोई नोटिस आया है तो उसके ऊपर आप जब आपका कंसर्न ऑफिसर है, कमिश्नर है, तो उसने जब असेसमेंट ऑर्डर पास करने तो वो जस्ट 2-3 पेजों का असेसमेंट ऑर्डर बनाता था, अपनी फंडिंग लिखता था और आपको डिस्पैच कर देता था कि ये मेरी असेसमेंट है, इसके ऊपर आप ये टैक्स जमा कराएं। अब उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई कमिश्नर, कोई भी कंसर्न ऑफिसर ऑर्डर पास करे तो उसने साथ एक ऑर्डर रिपोर्ट भी अटैच करनी है कि मेरी फंडिंग ये है, ताकि सब्सिक्वेंट एक प्रेसिडेंट सेट हो जाए कि इस रूल को इस कंसर्न ऑफिसर ने ऐसे हैंडल किया था। सेम लाइक जिस तरह हम कोर्ट में देखते हैं कि कोर्ट का रेफरेंस दिया जाता है कि जी लास्ट केस में ये हुआ था, फलां जगह पे ये हुआ, तो इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। तो सेम केस जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है कि जो भी काम होगा इनडायरेक्टली जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड किया गया कि जो भी आप काम करें उसके ऊपर एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगी, ताकि सब्सिक्वेंट अगर उसको रिव्यू करना हो तो वो ऑर्डर रिपोर्ट को रिव्यू किया जाए। उसके बाद क्या है कि लेट फाइलर ऑफ रिटर्न आर टू बी इंक्लूडेड इन द एक्टिव टैक्स पे लिस्ट सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ सरचार्ज। के पहले ये था कि जी लेट फाइल आप कर लें, आपको इशू नहीं है, यानी कि 30 सितंबर अगर सैलरी इंडिविजुअल की डेट है तो उसके बाद अगर आप बात भी कर लें तो आपको मसला नहीं था। तो लेकिन अब उन्होंने इस केस में उन्होंने कहा है कि आप कर सकते हैं, फाइल करें, लेकिन आपको सरचार्ज देना पड़ेगा। सरचार्ज क्या है कि जितने दिन आप 12% नॉर्मली सरचार्ज है, जितनी डेट 12% ऑफ टैक्सीबल अमाउंट
अमाउंट जो टैक्स आपने पे करना है। तो 30 सितंबर लेट से लास्ट डेट थी, तो आप 15 अक्टूबर को फाइल कर रहे हैं, तो 15 दिन का सरचार्ज आप पे करेंगे। उसके बाद है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डायरेक्टर जनरल स्पेशल इनिशिएटिव एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ वैल्यूएशन। ये एक प्रॉपर्टी वैल्यूएशन या एसेट वैल्यूएशन यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है ट्रांसफ़र प्राइसिंग का, इस तरह डिफरेंट। तो उसमें जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं, ये डिपार्टमेंट हैं, उनके पास राइट्स हैं कि वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इंक्रीज़ इन द रेट टैक्स रेट फॉर द बिजनेस इंडिविजुअल AOP एंड सैलरी इंडिविजुअल, कि जो सैलरी इंडिविजुअल्स हैं और बिजनेस इंडिविजुअल हैं उनकी जो टैक्स स्लैब रेट हैं वो इंक्रीज़ हो चुके हैं। यानी कि सेक्शन 149 जो इनकम फ्रॉम सैलरी है वो भी चेंज हो चुका है। इसी तरह AOP की जो रेट है वो भी चेंज हो चुके हैं। अच्छा, ये भी हम जो इसके ऊपर जो सेपरेट लेक्चर्स है वो मैं रिकॉर्ड करके आपको शेयर करूँगा। जो इसके साथ साथ जो एक्सेस की फाइल्स हैं फार्मूले वाली वो भी मैं अपडेट कर दूँगा, क्योंकि जो करंट टैक्स स्लैब रेट के मुताबिक है। उसके बाद है कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज़ फिक्स एट 29% इंस्टेड ऑफ प्रीवियस प्रैक्टिस ऑफ ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ 1% ईच ईयर। कि लास्ट गवर्नमेंट ने क्या किया था कि हर साल ये कहा था कि हर साल जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो हम रिड्यूस करेंगे, यानी कि 23% से वो रिड्यूस होकर 29 पे है। हर साल 1% रिड्यूस हो रहा था। तो इस साल उसने टेक्निकली 28 होना था, लेकिन इस गवर्नमेंट ने फाइनेंस बिल के थ्रू उसको फिक्स कर दिया है। Dividend income is to be taxed at the rate of 15% in all cases except dividend declared by power generation company, which will be taxed at a rate of 7.5% subject to certain conditions। कुछ कंडीशन उसने दे दी हैं, उसमें उसने कहा है कि जी उसमें 7.5% है, अदरवाइज जितना भी डिविडेंड है उसके ऊपर कितना है 15% है। इंक्रीज इन टैक्स रेट ऑन प्रॉफिट ऑन डेट फॉर एग्जिस्टिंग 10 to 15% एंड इनकम अबव 36 million इज़ टू बी टैक्सेज ऑन नॉर्मल रेट्स। यानी कि अब 10 to 15% उसने एक तो रेट बढ़ा दिया। अगर 36 मिलियन से ऊपर है तो नॉर्मल रेट क्या है कि वही क्राइटेरिया 29% जो उसने ऊपर ये मेंशन किया हुआ है, इस रेट के अकॉर्डिंगली वो अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद है इंक्रीज इन टर्नओवर टैक्स रेट ऑन मिनिमम टैक्स अंडर सेक्शन 113 फ्रॉम एग्जिस्टिंग 1.25% टू 1.5। हमने सेक्शन एक डिस्कस किया था एडवांस इनकम टैक्स 147 जो क्वार्टरली हम टैक्स पे करते हैं। तो उसके ऊपर एक फार्मूला हमने देखा था A × B / C। तो ए क्या था कि टर्नओवर था इस क्वार्टर का, बी क्या है जो लास्ट ईयर में टैक्स हमने पे किया है, सी क्या है जो टोटल टर्नओवर है, और मल्टीप्लाई हम माइनस हम करते थे डी जो हम करंट क्वार्टर में हमने टैक्सेस पे किए होते थे। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद अगर हम लॉस में थे तो हमने मिनिमम 1.25% पिछले टैक्स ईयर तक देना था, यानी कि जून 2018 तक। लेकिन अब जून 2019 से जून 2020 तक जो रेट है वो इंक्रीज़ कर दिया गया 1.5%, यानी कि 1.5% मिनिमम टैक्स है, ये हमने देना ही देना है। The Act has withdrawn the final tax regime from various income, and now income of importer, income from sale of goods, rendering of service, commission income, various income of non-resident, CNG station etc. are to be taxed as filing in minimum tax regime instead of final tax regime। पहले ये क्या था, हमने सेक्शन 148 डिस्कस किया था कि जो टैक्स हम एट द टाइम ऑफ इम्पोर्ट देते हैं इनकम टैक्स, वो सारे का सारा क्या है फाइनल टैक्स है, उसके बाद हमारी कोई लायबिलिटी नहीं बनती। अब उसने ये कहा है कि जो एट द टाइम ऑफ इम्पोर्ट आपने टैक्स देना है वो फाइनल टैक्स नहीं है, वो मिनिमम है। आज मैं आपसे मिनिमम ले रहा हूँ, लेकिन कल को अगर आप इससे ऊपर सेल करते हैं तो आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। अगर वो टैक्स ज़्यादा है तो फिर ये टैक्स माइनस करके बैलेंस अमाउंट में फिर लूँगा। यानी कि पहले तो फिक्स था, फाइनल था, अब ये उसने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया मिनिमम टैक्स का। उसके बाद रेट ऑफ टैक्स ऑन रेंटल इनकम इज़ इंक्रीज सिग्निफिकेंटली फॉर पर्सन रिसीविंग रेंट अबव 2 million फ्रॉम मैक्सिमम रेट ऑफ 20 to 35%। इनकम टैक्स जो स्लैब रेट है प्रॉपर्टी का, उसका रेट इंक्रीज कर दिया गया है 20 से 35% तक। पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लाइंस विद रिक्वायरमेंट एंड लेट फाइलिंग आर टू बी इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, डबल कर दी गई हैं तकरीबन। ये भी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे जब पेनल्टी का पोर्शन हम प्रॉपर क्लासों में डिस्कस पढ़ेंगे। द बोर्ड इज ऑथराइज टू इशू सिंप्लीफाइड टैक्स प्रोसीजर फॉर रिकॉर्ड कीपिंग, रिटर्न फाइलिंग एंड टैक्स पेमेंट फॉर स्मॉल बिजनेस एंड अदर स्पेसिफाइड सेक्टर। ये उन्होंने एक क्लाउज रखा है कि फॉर द ईयर ड्यूरिंग द ईयर ऑफ इफ सम चेंजेस आर रिक्वायर्ड देन द बोर्ड अप्रूव द चेंजेस एंड द इशू इन द जनरल पब्लिक। किसके लिए, रिकॉर्ड कीपिंग के लिए, रिटर्न फाइलिंग के लिए एंड टैक्स पेमेंट के। कोई भी नई चीज़ इसमें अपडेट होती है, कोई सिस्टम इम्प्रूव होता है तो हम टाइम टू टाइम उसको इशू करते रहेंगे। तो ये जो पोर्शन था मैक्सिमम जो चेंजिंग थी वो यही थी जो फाइनेंस बिल में जो मेजर चेंजिंग आई हैं इसमें। लेकिन इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चरल चेंजेस आई हैं, स्पेशली थर्ड स्केड्यूल की जो आइटम्स हैं
इसके ऊपर, क्योंकि पहले हमने एक क्लास में डिस्कस किया था सेल टैक्स में एक्स्ट्रा टैक्स की कुछ आइटम थी जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम थी स्पेशली, और काफ़ी टायर्स पेंट काफ़ी इंडस्ट्री थी, मोल्टी फोम जो फोम है वो वाली काफ़ी जो इंडस्ट्री थी वो एक्स्ट्रा टैक्स पे कर रही थी। अब सारी की सारी वो प्रिंटेड प्राइस पे आ गई, यानी कि अगर आप AC या रेफ या LED कोई लेने जाते हैं मार्केट से, या इवन कोई टायर परचेज़ करते हैं या पेंट कोई परचेज़ करते हैं, तो पहले उसके ऊपर प्रिंटेड प्राइस नहीं थी, अब वहाँ पे प्राइस प्रिंट होगी ये चीज़ इतने की है। तो ये इन्होंने काफ़ी स्ट्रक्चरल चेंजेस किए हैं। इसके ऊपर टाइम टू टाइम एक जो फर्दर लेक्चर्स हैं वो मैं प्रॉपर क्लासों में अपडेट करता रहूँगा, क्योंकि ये चेंजिंग इस तरह की हैं जो फौरी तौर पे इम्प्लीमेंटेड है, और इसके ऊपर अब गवर्नमेंट ने जो कि पेनल्टीज़ डबल कर दी हैं। तो मैं पहले भी स्टूडेंट को यही कह रहा था कि पिछले क्लासों में मैंने यही फोकस मेरा यही रहा है कि जो भी अगर आप काम करें टैक्स का, तो उसको आप विजिलेंट होकर करें, उसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। क्योंकि अगर आपने दो बंदों को, अगर आप दो पार्टीज़ का टैक्स जमा कराना है, तो अगर आप A और B का इंडियन मिक्स कर देंगे तो वो ठीक तो बाद में हो जाएगा, लेकिन उसकी एक कॉस्ट है, कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ टाइम एंड मनी। तो इसीलिए अब वो जो सारी चीज़ें आप डबल कर दी गई हैं, यानी कि अगर आप कोई काम गलत करते हैं तो टैक्स उसका कम आपने डिडक्ट कर लिया है, तो बाद में गवर्नमेंट आपको पुश करेगी ये टैक्स दें। तो इसीलिए इसकी टाइमली कैलकुलेशन, इसकी अंडरस्टैंडिंग और डिटेल नॉलेज और टेक्निकल चीज़ें हैं वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो फर्दर जो क्लासें हैं उसमें मैं जो प्रॉपर क्लासें हैं उसमें आपको मैं एक एक इस चेंजिंग के ऊपर जो प्रॉपर लेक्चर्स हैं उसमें बिल्ड कर दी हैं मैंने चीज़ें, कुछ और कुछ ऑलरेडी हो रही हैं। तो जो कुछ लेक्चर्स हैं जिस तरह स्पेसिफिक अभी मैंने डिस्कस किया है कि डीलरशिप एग्रीमेंट का काफ़ी स्टूडेंट्स को, काफ़ी प्रोफेशनल्स को अभी तक इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं है कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है, डीलर्स की क्या ट्रीटमेंट करेगा और मैन्युफैक्चरर्स की क्या ट्रीटमेंट करेगा। तो इसके ऊपर सेपरेट रिकॉर्ड में इंट्रोड्यूस करूँगा। अगर आपने प्रॉपर क्लासेस लेनी है तो मुझे आप जो नंबर यहाँ पे मेंशन है इसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं फॉर फर्दर क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।